Subscribe Topper Vicini Academy. कौन कौन दिया है पेपर? आप दिए थे और आप दिए थे, वेरी गुड। और कोई नहीं, पेपर सारे तो देख लिए कि उसमें देखने की बाकी है? ठीक है, देखिए जो वैकेंसी आई थी 712 की आई थी यूपीएससी में इस बार का, ठीक ना। 2021 का वैकेंसी 712 पोस्ट के लिए आई थी, और चूंकि कोविड का प्रभाव है इसलिए सारे लोग घर बैठे बैठे तैयारी कर रहे थे। और दूसरी बात, जो सरकारी सेक्टर है, चाहे कोई भी किसी भी सेक्टर का आप देखेंगे, फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़े हैं हर बार की अपेक्षा। इसलिए इस बार आईएएस के जो फॉर्म है वो 11 लाख लगभग पड़े हैं, ठीक ना। और क्वेश्चन पेपर कल आप लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने दिया जिन्होंने नहीं दिया। इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चन हैं आप देखेंगे तो 18 क्वेश्चन सीधे सीधे इंडियन पॉलिटी से, उसके सेक्टर से आए हैं, ठीक है। 18 क्वेश्चन। अब ये 18 क्वेश्चन वास्तव में क्या है, इजी है, मॉडरेट है या टफ है? तो वास्तव में पिछले बार के मुकाबले देखेंगे और इस बार के कंपेयर करेंगे तो मॉडरेट है, ठीक है। थोड़ा सा मॉडरेट है, बिल्कुल इजी भी नहीं कह सकते, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते, ठीक है। अगर क्वेश्चन पे डिस्कशन करें तो सारे लोग मेरे पास ए सेट है, ठीक है, जो आप लोगों को भेजे भी थे, जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे सबको गया भी था ए सेट का। आपने क्वेश्चन पेपर अगर देखा होगा तो आप ईमानदारी से कहिए, अभी परसों के क्लास में भी जो मेंस चल रहा था 2 दिन पहले, वहाँ से भी सीधे क्वेश्चन आए। मैंने इतनी बार पढ़ाया सरकार, राष्ट्र, क्षेत्र, और नहीं आया क्वेश्चन तो बता दीजिए। आप 18 क्वेश्चन में सीधे सीधे 15 क्वेश्चन आप खुद देखिए कि सीधे नोट से आए हैं। बहुत ज़्यादा पोथा पोथरी और जो किताबों के पीछे आप लोग भाग रहे हैं उस पर कोई मतलब नहीं है, कितना ग्रैप्स करके कितनी पकड़ है। वहाँ एग्जाम में नहीं कर पा रहे, कोई मतलब नहीं, कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करना है भाई। कॉमन सेंस की आवश्यकता है। अगर क्वेश्चन की बात करें, सारे लोग देखिए 77 सेट ए का, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों देख लें। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, ठीक है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। ये अभी 2 दिन पहले ही पढ़ाया गया है मेंस के क्लास में, बार बार बताया गया है ब्रिटेन के संविधान और उसका जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार से अंतर है। बस वही दोनों अंतर पूछ रहा है, और मैंने अंतर लिखवाया भी है। अब कैसे लिखवा दूं भाई, खुद यूपीएससी में जाके आपके जगह सॉल्व करके चला हूं। अब ये चाह रहे हैं भाई कैसे पढ़ाया जाए। अब पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन आपको कहीं से कठिन नहीं लगेगा। अब देखिए पहला ऑप्शन देखिए कि यहाँ विधि का निर्माण संबद्ध जो है वो ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है, और ठीक है ना, यानी ये कह रहा है कि विधि का निर्माण में ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, ठीक है। आप देखिए, मैं एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूं कि ब्रिटेन भाई सरकार के 3 अंग है, ठीक, और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, ये विधायिका लेजिस्लेचर जो है, और ये जुडिशरी यानी न्यायपालिका, ठीक है। और ब्रिटेन में विधायिका सर्वोपरि है। वहां पर मैं बार बार बोला हूं कि ब्रिटेन की संसद महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। सिंपल है। तो ये बताइए कि बिल्कुल ये लिखा गया है कि भारत का शक्ति सीमित है, भारत की संसद में शक्ति सीमित है, क्योंकि ये तीनों की शक्ति को बैलेंस किया गया, कोऑर्डिनेट किया गया, सेपरेट नहीं बल्कि कोऑर्डिनेट किया गया, समन्वय किया गया है। क्योंकि यहां से विधायिका से बनी हुई कानून को आप चुनौती दे सकते हैं। तो सुप्रीम पावर नहीं है जैसे ब्रिटेन का। तो पहला ऑप्शन सही है कि गलत है? सही है, ठीक है। दूसरे पर आइए, भारत में संसद के अधिनियम में संशोधन की संवैधानिक से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। जाहिर सी बात है, संवैधानिक पीठ संविधान से संबंधित मामलों को ही देखने के लिए होती है, और संवैधानिक पीठ में मिनिमम 5 जजों की बेंच होती है, ठीक है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ, संवैधानिक संबंधित कोई भी विवाद होता है वो भेजे जाते हैं। सिंपल। तो ऑप्शन
1 और 2 दोनों सही है और दोनों पढ़ाया जा चुका है। ऐसा कोई भी छात्र आप क्लेम नहीं कर सकते कि सर मैंने नहीं पढ़ाया। ये नेक्स्ट 78 देखिए, संघ सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गोपालास्वामी अयंगार समिति की सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। पहली बात तो गोपालास्वामी इस संबंध में है ही नहीं, बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है। गोपालास्वामी का ऐसा कोई सुझाव इन्होंने नहीं दिया था, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है, तो पहला गलत हो जाएगा। अब देखिए सेकंड ऑप्शन देखिए, प्रशासनिक सुधार है 1966 में संस्तुति के आधार पर 1970 में कार्मिक मंत्रालय गठन किया गया, इसे प्रधानमंत्री के प्रभार में रखा गया। अब देखिए कार्मिक मंत्रालय जो होता है, सिंपल सी बात है कि जो प्रधानमंत्री के अंडर में होता है पीएमओ ऑफिस, कार्मिक मंत्रालय जो होता है प्रधानमंत्री तो है उसके सर्वोपरि, लेकिन अंडर में जो होता है, मैं बार बार बता चुका हूं कि कैबिनेट सेक्रेटरी सारे कार्मिकों यानी पूरे देश के सभी कर्मचारियों का प्रमुख होता, यानी कार्मिक, और उसी संबंधित कार्मिक विभाग जो गठन किया गया था 1970 में, उसके सुप्रीम जो है कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर में रखा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ना तो ए सही है ना तो बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार, सिंपल क्वेश्चन भाई, सिंपल है, प्राइवेसी और निजता कुछ भी है, आपको जीने का अधिकार है, सब कुछ है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत, पुट्टा स्वामी केस में भी इसको क्लियर किया गया था कि राइट टू लाइफ जो है वो आर्टिकल 21, इसमें कौन सा सोचना है, कितना बार सोचेंगे, ज्यादा सोचेंगे गलत हो जाएगा। सिंपल से, अब क्या यूपीएससी आपको बिना क्वेश्चन सॉल्व किए भी अगर आईएएस बना दे तब तो बहुत बढ़िया भाई, वो तो एक ही बार हुआ था, आज़ादी के समय फार्म निकला, जितने पोस्ट थे 100 सीट, तो फार्म ही कम लोग भरे, सब आईएएस बन गया। सेट ए का 80 क्वेश्चन 80वां देखिए, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने से रोकता है। अरे भैया है, आप मैक्सिमम 2 जगह से लड़ सकते हैं, कानून है, नहीं तो 3, 4, 10 लोग लड़ जाते हैं, समझ रहे ना। मैक्सिमम आज के डेट में आप 2 जगह से लड़ सकते हैं, और ये 1952 का जो अधिनियम है निर्वाचन से संबंधित, ठीक है ना, उसी में है, बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 1952 वाले में ही है, ठीक। तो 3 जगह, और मान लीजिए बाय द वे अगर आपको नहीं भी आता है तो आप अपने होशोवास में आज के वर्तमान स्थिति के संदर्भ में देखिए, कहीं कोई 3 जगह से लड़ रहा है चुनाव, तो सिंपल यार सोचिए ना, कानून होगा तभी तो रोका है, हर चीज सीधा सीधा थोड़ा ना आएगा, कुछ चीजें लॉजिक से भी आपको सोचना। तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, 1991 लोकसभा चुनाव में देवीलाल आपको लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 3 जगह से चुनाव लड़े थे ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये इतिहास की बात है, इंडियन पॉलिटी का हिस्ट्री आप पलटेंगे तो उसमें ये मिलेगा। और वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी लोकसभा चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र से लड़ता है तो पार्टी निर्वाचन बशर्ते सभी, ये तो एकदम बकवास है, पूरा गलत है भाई। अब देखिए पहला जब गलत हो गया, तीसरा अगर दूसरा नहीं भी आ रहा है तो एक तो सही खोजना है ना, तो दूसरा तो सही हो गई। नहीं डी वाला ध्यान से पढ़िए, लिखा है वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उस पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्चा उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया, बशर्ते वो सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। ऐसा कोई नियम नहीं है, शुड भी सुझाव दे रहा, निर्वाचन करना चाहिए, ये ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप एक जगह सीट खाली कर रहे हैं तो पार्टी उसका पैसा भरे। मान लीजिए एक व्यक्ति 2 जगह से लड़ रहा है चुनाव, या जो भी, मैं विधायक भी 2 जगह से लड़ रहा और एक जगह सीट खाली कर रहा है तो पार्टी पैसा भरे, ऐसा कोई नियम है? जिस जगह छोड़ा तो बस हो गया गलत। अब ये सिंपल लॉजिक 2 सही है, तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही होगा, ठीक है। 82 प्योर लॉजिकल है। अब देखिए ये है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है अभिमुक्ति संबंधी मजिस्ट्रेट की हिरासत में, और ऐसे अभिव्यक्ति को पुलिस स्टेशन के हवालत में रखा जाता है, न कि जेल में।
अलग अलग कस्टडी आप देखते होंगे, कभी सीबीआई की कस्टडी में रहता है, ठीक, कभी ईडी की कस्टडी में होता है, कभी पुलिस कस्टडी में होता है, ठीक, कभी न्यायिक कस्टडी में होता है, अलग अलग कस्टडी होती है। तो उस हिसाब से देखिए, अगर वो लिखा हुआ न्यायिक हिरासत का अर्थ है, मजिस्ट्रेट कस्टडी का अर्थ ये नहीं है कि वो जेल में रहे, ठीक है, न कि जेल में हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है। भैया हवालात में नहीं होता है, हवालात में तो 24 घंटा में उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करके उसे जेल भेजना पड़ता है। बात को समझें? तो अलग अलग कस्टडी का प्रोसेस है, ये परिभाषा उसी से है। न्यायिक कस्टडी भी हो चाहे सिंपल कोई ऐसे भी बंद हो, तो 24 घंटे के बाद उसे जेल से शिफ्ट करना पड़ता है, मतलब थाने से शिफ्ट करना पड़ेगा। समझ रहे? आप लंबे समय तक आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से पहला गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले में प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते हैं। सही बात है, न्यायिक हिरासत में है तो उससे पूछने के लिए तो मजिस्ट्रेट से परमिशन होगा ना जी, बस। तो इस प्रकार से कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, दिमाग खोल के करना है। आइए नेक्स्ट 83 सेट ए का, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो उसे कैदी को पेरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। पहली एकदम गलत भैया, पेरोल आपका राइट नहीं है, निवेदन आप कर रहे हैं पेरोल के, हमको छोड़ दीजिए। अब पेरोल हमेशा, पेरोल जो आपको छूट मिलता है कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए पेरोल पे छूटता है आदमी गुड कैरेक्टर देख के, अच्छा व्यक्तित्व देख के, आपके चरित्र को देख के। पता चला मर्डर करके आया 40 और बोला कि पेरोल चाहिए, मेरे पास पेरोल का आधार है, ये नहीं होता, अधिकार नहीं है। जिस तरीके से आप राष्ट्रपति के यहाँ आप एक फांसी जिसको हो जाती है, राष्ट्रपति के यहाँ निवेदन देता है फांसी माफ कराने के लिए, तो ये आधार नहीं है कि फांसी हमको माफ हो ही, ये कोई आधार नहीं। आप निवेदन या प्रार्थना दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप अधिकार के रूप में उसे मांग कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। कैदी को पेरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के नियम है। सही बात है भाई, राज्य सरकार के अपने अपने नियम हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो ये सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अब आइए राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति अन्य पारंपरिक, ये जो वन अधिकार है, पूछ 84 वाला वन अधिकार है, सीधे फैक्चुअल है भाई। जनजाति का मामला है तो जनजाति की मंत्रालय ने देखेगा या और कोई मंत्रालय आ जाएगा बीच में, उसमें लॉजिक लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, फैक्चुअल है भाई। हाँ वो चल, लेकिन कुछ नहीं लगाना है। जो मेन कीवर्ड है अनुसूचित जनजाति, कीवर्ड उसका पकड़िए। एसटी का सारे वन अधिकार हो, चाहे किसी प्रकार के, चाहे जमीन का हो, चाहे वन का हो, चाहे कुछ भी, सारा देखरेख जनजाति मंत्रालय के अंडर में ही आता है, ठीक है। अब आइए 85, कानून को लागू करने के संबंध में कोई विधान जो किसी कार्यपालिका प्रशासनिक प्राधिकारी निर्देशित। अब कह रहा है कि कोई अधिकारी है, कोई कानून को लागू करता है, यानी कार्यपालिका कोई कानून को लागू करता है, तो कौन से अधिकार जो उसको है मार्गदर्शन करता है, यानी कौन से आर्टिकल जो है संविधान के उसे मार्गदर्शन करेगा। अब बताइए, अगर नीचे से चले तो 44, भाई 44 तो क्या है? डीपीएसपी है, डीपीएसपी है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक ठीक। 32 वो भी नहीं है, वो तो कोर्ट से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के मामले में। 28 वाला भी नहीं है, ठीक है, सिंपल है। 14 है फैक्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था निम्नलिखित में कौन से अनिवार्य विशेषता है? अब बताइए, एक बार नहीं 1000 बार पढ़ा चुके, अब कितना बार? 5000 वर्षों से पढ़े आ रहे हैं। हाँ भाई, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। एक बार नहीं 1000 बार, चाहे प्री का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे चर्चा के दौरान हो, भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है। अब भारतीय राज्य व्यवस्था का सबसे बड़ा यही सिद्धांत है कि भारत में न्यायपालिका इतनी स्वतंत्र है कि उस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं, विधायिका द्वारा
अगर अनाप शनाप कानून बने तो उसे भी शून्य घोषित कर देता है, शून्य घोषित कर देता है। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। भाई मूल अधिकार फंडामेंटल राइट न्यायालय द्वारा आर्टिकल 32 के तहत आप लागू करवा सकते हैं, लेकिन ये जो है वो संविधान की आत्मा है अंबेडकर जी के अनुसार। लेकिन भारतीय राज्य व्यवस्था की विशेषता पूछ रहा है, न कि संविधान की विशेषता। अब देखिए भारत की राज्य व्यवस्था निम्नलिखित में कौन सी अनिवार्य विशेषता है, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था में विशेषता। भारतीय राज्य व्यवस्था में 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तीनों अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होते हुए भी समन्वय की स्थिति बना रहे हैं, ठीक, समन्वय की स्थिति कायम करते हैं। लेकिन अमेरिका में पूरी तरह स्वतंत्र है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष पूरी तरह, उस पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है ना। संघीय, हाँ संघीय इसलिए है क्योंकि संघ का मतलब मैंने बताया था पहले भी, संघी का मतलब ये हो गया संघीय। अब ये बताइए संघ में संघ का मतलब ये हो गया वैसी कोई भी संस्था जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए कार्य करती है वो संघीय हो गया। जैसे ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवा, संघ। देखिए समझ लीजिए एक संघ शब्द होता है, एक केंद्र होता है, एक राज्य होता है। ऐसी संस्था, ऐसे पदाधिकारी जो राज्य के लिए कार्य करते हो राज्य होता है, जो केंद्र के लिए कार्य करेगा सेंटर के लिए केंद्रीय होता है, और जो संघ यानी केंद्र और राज्य दोनों के लिए कार्य करता है उसे यूनियन कहते हैं ना, संघी। और संघी वाला न्यायपालिका भी हो गया, ठीक। अगर संघी का मामला आप देखेंगे तो यूपीएससी भी है, खुद भी भर्ती कर रहा है ऑल इंडिया सर्विस के लिए, केंद्रीय सरकार के लिए भी कर रहा है, लेकिन अखिल भारतीय सेवा के लिए भी कर रहा है। और आप जानते हैं दिल्ली पुडुचेरी की सिविल सेवाओं के लिए भी भर्ती करता है राज्यों के लिए, इसलिए यूपीएससी खुद भी संघीय हो गया। इलेक्शन कमीशन भी संघीय स्वरूप है उसका भी, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों के लिए इलेक्शन कराता है। खुद भी इस प्रकार से जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए कार्य करे उसे संघीय, ठीक है। अच्छा बिल्कुल, आइए नेक्स्ट पे आइए। राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया है। तो पहला देखिए, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी वायु नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से रहता है, संगठित। अब बताइए ए उत्तर पहला ही पढ़ते मुझे सही दिख रहा है, ठीक है ना। एक बार नहीं, क्लास में भी कई बार बताया गया है, ये जो राष्ट्र है, कोई राष्ट्र है तो राष्ट्र का कितने अंग है? 4। एक भूभाग होगा, दूसरा जनसंख्या होगा, सरकार होगा और संप्रभुता होगा। हाँ, यही संप्रभुता का मतलब हो गया किसी वाय हस्तक्षेप। आप खुद अपनी सरकार चुनिए, अपनी नीतियां बनाइए, अपने लोगों पे लागू कीजिए। आपकी भूमि के अंदर आपकी सारी राज्य व्यवस्था हो, चाहे कोई व्यवस्था है, आपके जनता द्वारा ही चुना जाएगा। तो पहली बात, भारत के पास भूभाग है, जनसंख्या भी है, सरकार के 3 अंग है जो मैंने पहले बताया है, कार्यपालिका, ठीक, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका, ये 3 अंग आप में देखने को मिलता है। सरकार भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और संप्रभुता का कॉन्सेप्ट राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत जरूरी है कि आपके राष्ट्र में कोई दूसरे वाय हस्तक्षेप न हो। जिस प्रकार से आपके घर में कोई दूसरा रिश्तेदार परिवार कोई हस्तक्षेप ना करे, तो आप सबसे बड़ी बात आप ये कहेंगे कि हम लोग अपने घर का डिसीजन स्वयं लेते हैं। उसी प्रकार से तो पहला साफ साफ लिखा है, भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है, उसकी एक संगठित सरकार हो, ठीक। भूभाग की बात कर दिया, ठीक। व्यक्तियों का एक समुदाय, व्यक्तियों का मतलब जनसंख्या, ठीक है। अब बताइए ये जो आंसर है कितनी बार पढ़ाया गया होगा, राह चलते बताया गया होगा। अब कोई दिक्कत है? अरे भैया अब क्या किया जाए, अब क्या मंगल ग्रह पे जाके पढ़ेंगे? प्री हो, मेंस हो, किसी में भी पहला मैं यहीं से स्टार्ट ही करता हूं।
अब पहले दिन के पहले क्लास से आया। अरे भाई आप देखिए, नैसर्गिक, प्राकृतिक, नेचुरल हो ही नहीं सकता, कुछ नेचुरल थोड़ा ना होता है। तो बी भी नहीं सही है। और सी तो संस्कृति परंपरा शासन, उसमें कोई मतलब नहीं, संस्कृति परंपरा शासन, ठीक है। केंद्रीय प्राधिकारी ऐसा कुछ नहीं है, संघ राज्य कुछ भी हो सकता है। तो क्लियर, ये आंसर, कोई दिक्कत नहीं। 88 देखिए, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत राष्ट्रपति पूर्व अनुमति से भारत में मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर बैठने की अनुमति, यानी अगर आप जानते हैं एडॉक वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एडॉक वाला जो कॉन्सेप्ट है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का जो है वो भी आप देखेंगे, वो राष्ट्रपति किसी को, न्यायाधीश को, सेवानिवृत्त वाले को भी बैठा सकता है और हाई कोर्ट वाले को भी बैठा सकता है। ऐसा कोर्ट वाले में सीधा सीधा है, बड़ा सिंपल है ये क्वेश्चन। तो और ये ठीक ना, आर्टिकल 32 का जो डिटेल है उसमें भी आप देखेंगे। दूसरा, भारत के किसी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात कर रहा, निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है जैसा उच्चतम न्यायालय, बिल्कुल है, कौन बोल रहा नहीं है? अरे भैया हाई कोर्ट क्या पुनरावलोकन नहीं कर सकता? राज्य सरकार कोई नियम बना दे, कानून बना दे, उसको हाई कोर्ट में नहीं चैलेंज करते हैं आप। अब बल्कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट पहुंच जाएंगे तो बोलेगा संवैधानिक मामला हाई कोर्ट में आप जाइए, वहां भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को पावर है पुनरावलोकन करने का, ऐसा नहीं है, समझ है ना? तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, समझ है अनिकेत जी? तो यहां पे एकदम क्लियर कि हाई कोर्ट को भी वही पावर मिला हुआ है संवैधानिक। और मैं एक लाइन पढ़ा भी चुका हूं कि संवैधानिक और फंडामेंटल राइट का जब जजमेंट करता है तो हाई कोर्ट भी करता है, संवैधानिक पावर भी है, सेम पावर है, चुनौती भी दे सकते हैं। और फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के मामले में अगर कोई विधायिका कोई कानून बनाती है तो हाई कोर्ट में चुनौती देते हैं, आप देते हैं ना? तो हाई कोर्ट को भी पावर है। और एक लाइन मैंने लिखवाया था कि अगर चाहे तो उसमें व्यवस्था करके नीचे के कोर्ट को भी दिया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में नहीं दिया गया है। दो कोर्ट है, दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर इसका सी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, भारत के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरे भाई भारत में एक एकल सिंगल नागरिकता है ना, 89 में देखिए भारत में एकल ही नागरिकता है, एक ही अधिवास है, कोई दिक्कत कोई नहीं है, ठीक। और अब देखिए जो व्यक्ति अन्य जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बने। अरे भैया आप बताइए कितनी बार साकिब जी आप भी पढ़े हैं क्लास में, आपको भी बताया गया, अभी आप जबकि नए हैं, अभी मुश्किल से आप इस क्लास में बिल्कुल सबसे मतलब नए स्टूडेंट हैं, उसके बाद भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब बताइए कैसे पढ़ाया जाए? अमेरिका के संविधान में साफ साफ बताया गया, बाई बर्थ लिखवाए भी हैं। अब भारत में ऐसा नहीं है। अब क्या अंतरिक्ष में जाके पढ़ेंगे कि कहीं और हिमालय पे? ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। सी वाला देखिए, किसी विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई, उसकी परिस्थिति में उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। अब बताइए वंचित नहीं किया जा सकता, क्या नागरिकता वापस नहीं लिया जा सकता? सिंपल, लेन आजीवन कुछ नहीं होता भाई। अगर नहीं भी मालूम है, नागरिकता वाले चैप्टर में यहां साफ साफ लिखाया गया है, नागरिकता लेने का तरीका भी है, किस किस तरीके से नागरिकता वापस लिया जा सकता है। पता चला कि भारत की नागरिकता लेके आतंकवाद फैला रहा है कोई, तो आप उसकी नागरिकता छीन सकते हैं, ठीक है। भारत का ही कोई नागरिक है, उसको भी नागरिकता छीन सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर इसका ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदार लोकतंत्र, उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता सर्वोत्तम सुरक्षा से नियत करता है? अब 90 जो सेट ए का देखिए, एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ये प्रतिबद्ध न्यायपालिका, प्रतिबद्ध जो कॉन्सेप्ट है कि उसके प्रति प्रतिबद्ध रहे, रिस्पॉन्सिबल रहे, ये इंदिरा गांधी के समय एक कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है ना, वो प्रतिबद्ध वाला। तो ये ऐसा प्रतिबद्ध न्यायपालिका कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वतंत्र होना चाहिए, किसी भी सरकार के प्रति भी प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर प्रतिबद्ध हो तो किसके प्रति? संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, किसी को भी। तो पहला गलत। शक्तियों का केंद्रीकरण कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। निर्वाचित सरकार, निर्वाचित सरकार जो है उदार लोकतंत्र का निशानी नहीं है,
आप किसी को चुन लेंगे तो उदार हो जाएगा, निर्वाचित करके तानाशाही भी बन सकता है। ठीक है, बिल्कुल। शक्तियों का पृथककरण, जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें, यही उदार लोकतंत्र की निशानी है कि ये इसको भी जरूरत पड़े तो नियंत्रण कर सके, इसका भी ये नियंत्रण करे, लेकिन डे टू डे के मामले में स्वतंत्रता रहे। क्लियर? तो आंसर डी। अब देखिए नेक्स्ट 91 पे आइए। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है? अरे भाई, धन का केंद्रीकरण माने वेल्थ, संपत्ति की बात हो रहा। धन, पैसा, रुपया जो भी है, केंद्रीकरण आपने इकट्ठा कर लिया तो किसका उल्लंघन होगा? समता का अधिकार? ऐसा कुछ नहीं है, समता में आर्टिकल 14 में नहीं आएगा। ये इसका आंसर होगा सी आंसर होगा। ये वास्तव में स्वतंत्रता का अधिकार जो आपको दिया गया है उसमें भी लिमिटेशन है स्वतंत्रता। ठीक है, आप स्वतंत्र, इसका यह मतलब नहीं कि पूरी संपत्ति इकट्ठा कर लेंगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है उसका उल्लंघन है। उल्टा सोचिए, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। आपकी स्वतंत्रता एक बाउंड्री के अंदर है, समझ रहे? उसके भी नियम है। अब देखिए, समता का अधिकार यहां स्पष्ट नहीं है, समता का कोई मतलब नहीं है। राज्य के नीति निषेधक तत्व आप जानते हैं कि उसमें क्या है, अगर राज्य के नीति निषेधक तत्व आपको लागू करने के लिए निर्देशित करता है, लेकिन उल्लंघन नहीं आता है। उल्लंघन शब्द नहीं आता है। डीपीएसपी में उल्लंघन थोड़ा ना होता, उल्लंघन नहीं है। आप अगर नहीं डीपीएसपी के किसी सिद्धांत को नहीं लागू करते हैं तो आपको कोर्ट पे चैलेंज नहीं किया सकता, आप पे कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कल्याण की अवधारणा, ऐसा नहीं है, कल्याण की अवधारणा से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि आप खूब पैसा कमा रहे हैं तो देश में कल्याण नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार जो मिला हुआ है आपका, ठीक है, उसका उल्लंघन जरूर होगा। क्योंकि आपकी स्वतंत्रता ये नहीं है कि आप सारे धन का, वेल्थ की स्वतंत्रता कर ले, सब कुछ, सारी संपत्ति खरीद दे। ठीक है ना? तो संपत्ति का अधिकार आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट पहले था, बाद में इसको विधिक कानून बना दिया गया। ठीक है, तो कानूनी रूप से एक, तभी तो आपकी स्वतंत्रता, चकबंदी, हदबंदी जो कॉन्सेप्ट आया था, हदबंदी या लिमिट में ही आपको जमीन भी रखना है। ठीक है, आपकी स्वतंत्रता एक लिमिट में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पर जो आंसर होगा वो सी पे जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट 92 देखिए। भारत में संपत्ति का अधिकार की स्थिति क्या है? यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। संपत्ति के अधिकार, यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को है। हाँ, लेकिन केवल जो देखिए ओनली हो जाता है ना, उसको कभी मत चुनिए। सिंपल लॉजिक है, मैं बहुत बार बताया हूं कि ओनली वाला आंसर मत चुना कीजिए, गलत हो जाएगा। केवल कुछ नहीं, बचिए उस ऐसे आंसर से। केवल नहीं होता, केवल नागरिकों, ऐसा नहीं है। आप देखिए, विदेश से आके बड़े बड़े इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, एफडीआई ला रही हैं, कंपनियां हायर कर रही हैं, तो क्या उनको अधिकार नहीं है? संपत्ति खरीदे नहीं तो कंपनी कैसे बनाएंगे? तो सर, हमारे संविधान में तो ये भी लिखा है कि विदेशी जो है वो सब यहाँ की मतलब जमीन वगैरह, भूमि नहीं खरीद सकते हैं। ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है कि जमीन नहीं खरीद सकते? उसका नियम है। हाँ, फोर्ड कंपनी का बिना जमीन खरीदे कैसे कंपनी बनाएंगे आप? हवा में रेंट पे थोड़ा ना बनेगा, उतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। शाहरुख खान अपने लड़के के बर्थडे में उसे दुबई में दिया पार्टी करने के लिए। दुबई में 80 करोड़ रुपए का, लंदन पढ़ने गया तो लंदन में दिया। मकान की क्या करोगे, रेंट पे रख के लो, मकान खरीद लो। मुंबई में 200 करोड़ का दिया। शाहरुख खान अपने लड़के को 10 से 15 करोड़ रुपया पॉकेट मनी देते हैं हर महीने। आपका पॉकेट उतना बड़ा होगा भी नहीं, 10, और डेली उनका खर्चा उसके लड़के का 10 लाख होता है। ठीक है ना? और अभी 2020 नवंबर 2020 में एक पेपर में आया था कि आदर्श आइडियल गार्जियन के रूप में शाहरुख खान ने दिया था कि शाहरुख खान को, जैसे शाहरुख खान को फॉलो करना चाहिए, इस तरीके से वो अपने बच्चे को परवरिश कर रहे हैं जनता को। देख लीजिए रिजल्ट। क्या कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी परवरिश करना चाहेगा? नहीं। तो
तो आइए बहरहाल आगे बढ़े समय न गवाते हुए। तो ठीक है, तो ये देखिए नेक्स्ट देखिए, यह विधिक अधिकार है जो किसी व्यक्ति को प्राप्त है। बिल्कुल सही है, किसी व्यक्ति को प्राप्त है। विधिक अधिकार तो है ही, कोई लॉजिक नहीं। मूल अधिकार तो है ही नहीं, सी भी गलत, या मूल अधिकार ना तो विधिक, एकदम डी गलत। तो ये एकदम नहीं सोचना है, बी सीधे सीधे। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत के वास्तविक संविधान, ये भी पढ़ा चुके हैं। ये समाज जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये बाद में जुड़ा था, ठीक है ना, ये बाद में जुड़ा था। और संपूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, ये पहला प्रस्तावना से एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन है जो 1950 के, और बाद में ये जुड़ा था ना, बाकी शब्द बाद में जुड़े थे, संविधान संशोधन के बाद कॉन्सेप्ट आया ये, ठीक है ना। तो ये 26 जनवरी आंसर हो जाएगा बी। अब आइए 94, सेट ए का 94, संविधानी सरकार का आशय है। ठीक है, ये भी एक बार नहीं 500 बार पढ़ा चुके हैं क्लास में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। पहला देखिए, किसी राष्ट्र की परिसंघित संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। एक प्रतिनिधि सरकार होना मतलब संवैधानिक हो गया, भले वो संविधान के अनुसार चले या ना चले, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये गलत। बी देखिए, कोई सरकार जिसके प्रमुख नाम मात्र, ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्यों जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हो, जिसके प्रमुख, भारत में प्रमुख के पास नाम मात्र की है, वास्तविक प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रमुख जो है वो अमेरिका में पावर में रहता है, अमेरिका का राष्ट्रपति प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख है, तो क्या वो संवैधानिक सरकार नहीं है? गलत बात है, अमेरिका से तुलना कर लीजिए, खुद ही गलत हो जाएगा बी, ठीक है। तीसरा, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां होती है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां नहीं है, तो क्या भारत संवैधानिक सरकार नहीं है? तो तीनों गलत, तो ज्यादा कुछ नहीं, डी मारिए, धड़ से काम खत्म, लास्ट डी सही है इसका, ठीक है। अब आइए 96 पे आइए, भारत और पद्म पुरस्कारों संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। भारत और जो पद्म पुरस्कार है, भारत के संविधान में 18A, ठीक है, के अंतर्गत उपाधियां हैं। भैया उपाधियां नहीं है, तभी तो खत्म किया गया था बीच में। 18 के अंदर नहीं बताया गया कि कोई उपाधि है, भारत रत्न को इंक्लूड नहीं है उसमें, आर्टिकल में कहीं बताया गया, तो पहला गलत, ठीक है। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था, नहीं 2 बार निलंबित हुआ था, 78 में और 97 में, ठीक है। तो ये 2 बार हुआ था, इसलिए ये भी भारत का पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार। अच्छा एक सेकेंड, पद्म पुरस्कार किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न, ये उल्टा खोजना है, कौन सा नहीं है ना, कौन सा नहीं है इसमें, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, हाँ, फिर दो भी गलत हो गया। तीसरा, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 सीमित है, 5 नहीं है 3 है, तो ये 3 है, इसका 3 लिमिट होता है, 3 तक दे सकते हैं आप, ठीक है, सही किया गया। तो इस प्रकार से कौन सा आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है। अब इसमें लगभग 18 क्वेश्चन में आप खुद देखिए, इंडियन पॉलिटी से आपके 18 में, ईमानदारी से खुद देखिए तो 18 में आपको 15 क्वेश्चन सीधे सीधे नोट से आए, और कोई आप लोग इतने मौजूद है, ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं सर नहीं आया, समझ आए। तो ये चीज देखिए, कुछ क्वेश्चन लॉजिक से सॉल्व करने होंगे, सीधा नहीं, आगे पीछे सोचना होगा, और जो विकल्प है उसमें आपस में तुलनात्मक चूज करना होगा ना, और एलिमिनेशन आधार पे भी विकल्प देख के भी सोचा जाता है, समझ है। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा कि सारे नोट्स से ही आ रहे हैं, ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है, वही बच्चा देखिए सिलेक्शन कर सकता है, पा सकता है। रेगुलरिटी, आप बताइए, जो रेगुलर स्टूडेंट रहा होगा कम से कम उसे पता है कहाँ से पूछ रहा है। अरे भाई एक आध क्वेश्चन, अगर 2 क्वेश्चन इतने नहीं रहेगा तो मेरिट 50 से तो ऊपर भागता ही नहीं। तो देखिएगा कि जो ईमानदारी से लगातार लगे उनका लेवल देखिए खुद कहाँ पहुँच गया होगा। क्या आप यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में आ गए हैं, नए बच्चे जो हैं, और पुराने बच्चे को तो बिल्कुल आप फाइट की स्थिति में हैं, समझ रहे हैं। तो बिना समय गवाए जो पेपर दिए हैं वो ईमानदारी के साथ, और चूंकि माइनस मार्किंग है, तुक्का बहुत ज़्यादा नहीं करना, जो सही आ रहा है उस पर थोड़ा 25% रिस्क लीजिए, ठीक है ना। Thanks for watching. Please like, subscribe and share.